Friends, I'm Vikas. Welcome to my YouTube channel Study Together with विकास। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली अपना एक सेशन लेते हैं जिसमें हम जीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर मैं बार बार पढ़ता हूँ, भूल जाता हूँ। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे तो फिर एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल होगा। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और जिस दिन आपके पास अच्छी नॉलेज होगी ना, तो एग्जाम क्लियर करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। जैसे एक महान साइंटिस्ट ने एक बात कही है, बहुत अच्छी बात है, याद रखना इसे। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज आपने 10 क्वेश्चंस पढ़े और कुछ टाइम बाद आप 8 क्वेश्चंस को भूल गए, लेकिन 2 क्वेश्चंस आपको आज भी याद है ना। तो जो 2 क्वेश्चंस है ना, ये आपकी नॉलेज है। आपने 8 क्वेश्चंस तो मगअप किए थे, वो भूल गए, लेकिन जो 2 क्वेश्चन आपको आज भी याद हैं, वो आपकी रियल नॉलेज है। तो वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ना कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस को रटना नहीं है हमको, है ना। अपनी नॉलेज बढ़ाना है, तो आपको बाद में काफ़ी हेल्प भी करेगी। चलिए, चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। रानी लक्ष्मीबाई डाइड इन द ईयर डैश वाइल फाइटिंग द ब्रिटिश। इन्होंने हमसे पूछा है रानी लक्ष्मीबाई की डेथ कब हुई, किस ईयर में, वाइल फाइटिंग विद द ब्रिटिशर्स। 1857, 1859, 1856 एंड 1858। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कभी कभी हम ऑप्शंस को डिलीट कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन इसमें से हटाना है। आपको पता होगा 1857, इन द ईयर 1857 हमारा रिवोल्ट हुआ था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उस 1857 के वॉर में रानी लक्ष्मीबाई जी ने बहुत पार्टिसिपेट किया था और उनका काफ़ी अहम रोल था उसमें, है ना। तो ऑप्शन जो हमारा सी दे रखा है वो तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें 1856 दे रखा है। अब देखिए, इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है 1857, तो इसमें तो हमारा जीता था, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1858। ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए, जो डी ऑप्शन है 1858, ये हमारा सही ऑप्शन है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन की साइड हम चलते हैं। इन 1781, वेरन हेस्टिंग, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, set up a madrasa in Dash for the study and teaching of Muslim law। देखिए, मुस्लिम लॉ को पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए 1781 में हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वेरन हेस्टिंग, इनने कहाँ पर एक मदरसा स्टार्ट किया था। बिहार, बॉम्बे, कैलकाटा एंड दिल्ली। इन चारों में से आपको बताना है कि इन्होंने कहाँ पर हमारा फर्स्ट मदरसा जो था वो स्टार्ट किया था। जो वेरन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहाँ पर मदरसा सेटअप किया था। आई होप ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कि आपको पता ही होगा। चलिए, जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ। इसमें जो ऑप्शन सी दे रखा है कैलकाटा, ये हमारा सही आंसर है, CAL। ओके, कैलकाटा में इन्होंने मदरसा सेटअप किया था। अगला क्वेश्चन है, द एंड पीरियड कंटेन्स, जो हमारे एंड पीरियड्स होते हैं वो कितने एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं, 8, 18, 11 और 9 एलिमेंट्स। इन चारों में से आपको बताना है जो हमारे एंड पीरियड्स होते हैं वो कितने एलिमेंट कंटेन करते हैं। तो आपको ये पता होगा ऑप्शन, ये तो पीरियोडिक टेबल का बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है 18 एलिमेंट्स। देखिए, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स होते हैं, है ना। तो हमारे जो लास्ट के जो हमारे पीरियड्स होते हैं उसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। एटीन एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर।
डैश इज अ ट्रू मेरीन फिश। इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि हमारी ट्रू मेरीन फिश कौन सी है। सिल्वर फिश, डॉग फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश। इन चारों में से हमें बताना है कि हमारी ट्रू मेरीन फिश किसे कहा जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपने पहले पढ़ रखा हो। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, डॉग फिश। इसे हम ट्रू मेरीन फिश के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी, डॉग फिश। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इनमें से हमारी कौन सी चीज है जिसे हम ना बना सकते हैं और ना खत्म कर सकते हैं। फोर्स, पावर, मोमेंटम एंड एनर्जी। ये तो डेफिनेशन में ही आपने पढ़ा होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नो कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ये हमारी सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब सिर्फ फॉर्म चेंज करती है बस। ये ना ही तो बना सकते हैं और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बताइए इसमें हमारा, मैंने आपको आंसर तो बता ही दिया है। जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है एनर्जी, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को ये पढ़ के पता चल रहा होगा कि एग्जाम में बिल्कुल बेसिक चीज पूछी जाती है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, किसी टॉपिक को लेकर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको ऐसे एग्जाम्स निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द बेस्ट इंसुलेटर्स। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कुछ मटेरियल्स के नाम दे रखे हैं। इनमें से बताना है कौन से हमारे जो मटेरियल्स यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, ये बेस्ट इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्शन ए, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, एबोनाइट, कॉटन एंड कॉपर। ऑप्शन बी, बेकेलाइट, ड्राई एयर, पेपर, एबोनाइट एंड एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी, प्लास्टिक, एबोनाइट, पेपर, कॉटन, बेकेलाइट, ड्राई एयर एंड रबर। एंड ऑप्शन डी, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड आयरन। देखिए आपको इंसुलेटर्स का मतलब तो पता ही होगा, जिनमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे मेटल्स के नाम दे रखे हैं। ऑप्शन ए में कॉपर दे रखा है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ऑप्शन बी में एल्यूमिनियम दे रखा है, ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब सिर्फ आपके सामने एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। तो हमारा जो 6th क्वेश्चन था उसका आंसर है ऑप्शन सी। इसमें हमारे सारे इंसुलेटर्स के नाम दे रखे हैं, तो ये हमारा सही आंसर होगा। 6th क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हेन टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इन अपोजिट इन डायरेक्शन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकम्स। देखिए कोई आपके सामने एक बॉडी दे रखी है, ये सपोज आपकी ये बॉडी है कोई। ठीक है, इसमें ये F1 फोर्स है और यहाँ पर ये F2 फोर्स काम कर रहा है। एक ही सेम ऑब्जेक्ट पर F1 और F2 दो फोर्सेस काम कर रहे हैं और F1 जो फोर्स है हमारा वो F2 के बराबर है। तो डेफिनेटली ना ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगा और ना ही ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगा। तो उसमें पूछा है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जब दोनों फोर्स बराबर हैं तो सीधी सी बात है, कोई फोर्स ज्यादा नहीं तो किसी साइड बॉडी मूव नहीं करेगी, है ना। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 0, ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा 7th क्वेश्चन था, ऑप्शन सी में दे रखा है 0। नेट फोर्स है वो हमारा कितना होगा, 0 होगा। तो बॉडी हमारी किसी साइड भी मूव नहीं करेगी। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज इन। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो हमारे किस जगह स्थित है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है। आई होप आप स्टैटिक जीके भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो स्टैटिक जीके आप कैप्सूल्स डाउनलोड करते होंगे तो कैप्सूल में आपको
एक ही जगह सारा मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखिए, आपको करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जीके किस तरीके से करना है। देखिए होता क्या है कि करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारे जीएस के पोर्शन में है ना। तो याद रखना, जो हमारे जीएस के क्वेश्चंस करंटली इन न्यूज़ में आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से पुट अप होते हैं एग्जाम में, है ना। तो बताइए आप, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है? आपने अगर पहले पढ़ रखा होगा तो आराम से आपको याद ही होगा। ऑप्शन बी जो हमें दे रखा है, हरियाणा, ये हमारा सही आंसर है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हमारा कहाँ पर है? हरियाणा में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, अ बिलियन ड्रीम इज अ 2017 इंडियन डॉक्यूड्रामा बायोग्राफिकल फिल्म बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर। जो हमारा बिलियन ड्रीम जो हमारी फिल्म है, ये किस क्रिकेटर के ऊपर आधारित है? ये हमारा एक डॉक्यू ड्रामा है, ठीक है। बताइए किसके ऊपर आधारित है? MS धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर एंड सुनील गावस्कर। इन चारों में से आपको बताना है ये किसके ऊपर आधारित है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन से हमारे करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है ना। अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ते होंगे तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। करंट अफेयर्स के सेशन आप डेली देखिए, सो दैट आपको एग्जाम में एट द सेम टाइम बर्डन नहीं लगेगा। अगर आप सोचेंगे कि एक ही दिन में सारा पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ना भी मुश्किल होगा, और एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ जब एग्ज़ाम पास में आता है ना, तो उस टाइम पे सिर्फ रिवीजन करना होता है, ना कि एक नई चीज़ पढ़ने बैठ जाएं आप, ठीक है। चलिए बताइए हमारे इसमें से सही कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। यहां लिखता हूं मैं सी, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन। जो हमारा प्लांट्स में एंजियोस्पर्म होता है, जो कि हमारा एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो कहाँ पर स्थित होता है? लीव्स, फ्लावर्स, रूट और स्टेम। इन चारों में से बताना जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट एंजियोस्पर्म होता है वो कहाँ पर स्थित होता है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ये बायो का क्वेश्चन है, और आई होप अगर आपने बायो पहले पढ़ रखी होगी तो क्वेश्चन करना बिल्कुल ही आसान होगा आपके लिए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फ्लावर्स। ओके, ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, 8 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अगर कोई 8 ओम रेजिस्टेंस का वायर, अगर उसकी लेंथ को हम हाफ करते हैं, मतलब उसे हमने डबल कर दिया, सपोज इस तरीके से था वायर, इसे हमने डबल कर दिया, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1.25 ओम, 1 ओम, 1.5 ओम और 2 ओम। इसमें से आपको बताना है कि हमारी कितनी होगी रेजिस्टेंस। इसमें जो हमारी रेजिस्टेंस होगी वो होगी 2 ओम। ऑप्शन डी में हमें दे रखा है 2 ओम। तो ये हमारी रेजिस्टेंस होगी जब हम वायर की लेंथ को डबल करेंगे, है ना। ठीक है, ऑप्शन बी 2 ओम, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज डैश ATM, ठीक है। तो इसमें बताना है 0.001 ATM, 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना होगा हमारा? इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ये होगा हमारा 1 ATM, ठीक है। मैं लिख देता हूं, चलिए मैं रब कर देता हूं इसे।
ये हमारा 12th क्वेश्चन था। इसमें आई थिंक ये ऑप्शन बी था 1 एटीएम। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 17 will resemble which of the following elements having atomic number as given below? 33, 34, 18 और 35। बताइए इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दे रखा है 35। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है 35। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। साउंड हमारा किससे प्रोड्यूस होता है। स्विंगिंग बॉडीज, मूविंग ऑब्जेक्ट, टॉकिंग पीपल और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा साउंड कब प्रोड्यूस होता है। देखिए जब कोई बॉडी हमारी वाइब्रेट करती है ना तभी तो साउंड प्रोड्यूस होता है। जब कोई बॉडी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ता है, बॉडी को वाइब्रेट करना पड़ता है, उसी से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी दे रखा है वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट या वाइब्रेटिंग बॉडी सेम बात है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर ऑप्शन डी, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। 15th क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। पेरियर नेशनल पार्क इज इन तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक और केरला। पेरियर नेशनल पार्क है ये हमारा, ये कहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु में, गोवा में, कर्नाटक में या फिर केरला में। ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। पता नहीं एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है या रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, केरला। ये हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है द एम ऑफ सेतु भारतम प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने सेतु भारतम प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसका एम क्या है। टू बिल्ड ब्रिजेस ऑन द नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे के ऊपर ब्रिजेस बनाना। टू बिल्ड ब्रिजेस दैट कनेक्ट कोस्टल एरियाज, जो हमारे तट वाले एरिया है ना, कोस्टल एरियाज, उनको कनेक्ट करना। टू बिल्ड ब्रिजेस ऑन रूरल एरियाज, जो हमारे रूरल एरिया होते हैं उनको कनेक्ट करना। और ऑप्शन डी दे रखा है टू बिल्ड ब्रिजेस अक्रॉस रिवर एंड सी, नदी के ऊपर और सी के ऊपर ब्रिजेस को बनाना, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन को फास्ट किया जा सके। अब आपको बताना है इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है टू बिल्ड ब्रिजेस ऑन नेशनल हाईवे, ये हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए, टू बिल्ड ब्रिजेस ऑन नेशनल हाईवे। ओके, ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट अंडर द प्राइमरी सेक्टर। हमारी इंडियन इकोनॉमी के अगर हिसाब से देखा जाए तो हमारा कौन सा इनमें से सेक्टर है जो कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। हेल्थ, बैंकिंग, एजुकेशन और एग्रीकल्चर। इनमें से बताना कि हमारी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर डिपेंडेंट है। ठीक है, बताइए।
ये तो आपको पता ही होगा। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर। हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, वो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, चलिए 17th क्वेश्चन था ये हमारा, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? ऑप्शन ए, ओनली क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन टेक प्लेस एंड ओनली हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। मतलब जो हमारा HCl एसिड होता है उसे जब आयरन फिलिंग्स पर डालते हैं तो हमारा क्या असर दिखता है? क्लोराइड, मतलब जो क्लोराइड है वो बनते हैं। ऑप्शन बी में कहा है हमसे हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड दोनों बनते हैं। ऑप्शन सी में कहा है कि इसमें रिएक्शन ही नहीं होगी, और ऑप्शन डी में दे रखा है कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। आप बताइए इनमें से हमारा कौन सा सही आंसर होगा? फ्रेंड्स, जिनकी केमिस्ट्री कभी कभी थोड़ी वीक होती है ना, तो उनको ऐसे क्वेश्चंस रटने पड़ जाते हैं, बट जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो हल्के वाली वो क्या कर सकते हैं, वो रिएक्शन लिखकर हल्के पता कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो हमारा ऑप्शन बी है। मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑप्शन बी, आप ऑप्शन में देख लीजिए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो है, हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 2000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? हमारी इंडिया की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने 2000 रन्स T20 इंटरनेशनल में स्कोर किया है। हरमनप्रीत कौर, पूनम राउत, मिथाली राज एंड स्मृति मंदना। इनमें से आपको बताना है कि किसने 2000 रन का स्कोर पूरा किया है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। आई होप अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पहले से ही पता होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस न्यूज़ में, डेली करंट अफेयर्स में बार बार आपके सामने आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप थोड़ी भी न्यूज़ देखते होंगे तो आपको ये पता होगा। इसका जो ऑप्शन सी दे रखा है, मिथाली राज, ये हमारा सही आंसर है, मिथाली राज। ओके, विच मूवी won the Oscar for the best picture in 2017? बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन द ऑस्कर 2017 किस फिल्म को मिला? मैनचेस्टर बाय द सी, ला लैंड, ऑप्शन सी दे रखा है मूनलाइट, एंड ऑप्शन डी दे रखा है स्पॉटलाइट। इन चारों में से आपको बताना है किस मूवी को 2017 ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मूवी मिला है। बताइए, ये तो अवार्ड्स के क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि अवार्ड से क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। आपने एक चीज़ और देखा होगा कि मूवी अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है, इस तरीके आईफा अवार्ड्स, इनसे क्वेश्चंस ज़्यादातर ही पूछे जाते हैं। बताइए इसमें से हमारा कौन सा सही आंसर होगा? इसमें जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है मूनलाइट, ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी मूनलाइट। ओके, चलिए आज के हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक ही बात कहूँगा आपसे कि आप नॉलेज के लिए पढ़िए। एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे ना, एग्ज़ाम पर फोकस होगी कि मुझे सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, क्वेश्चंस को मगअप करने की कोशिश करेंगे तो आप एग्ज़ाम शायद ही क्रॉस कर पाएँ, है ना। तो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए। जिस दिन आप अपनी नॉलेज को एक सर्टेन लेवल, एक हायर लेवल पर ले जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम क्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, है ना। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।